सोचिए कि कोई इंसान अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है, भारी कर्ज का बोझ है, या फिर घर के रोज रोज के झगड़ों ने उस इंसान को अंदर से बिल्कुल तोड़ दिया है। बिल्कुल। एक ऐसा वक्त जब इंसान पूरी तरह से हार मान चुका होता है। सही कहा। और बस थोड़ी सी शांति की तलाश में वो इंसान एक मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है। तभी पास में एक अधेड़ उम्र की औरत आती है। वो देखने में बहुत ही साधारण और दयालु लगती है, और वो आकर बड़े प्यार से पास बैठ जाती है ना? बिल्कुल। वो सारी परेशानियां बहुत ध्यान से सुनती है, आंसू पोंछती है और फिर कहती है कि किस्मत में कोई भारी दोष है। वो विश्वास दिलाती है कि एक खास पूजा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर वो भगवान का प्रसाद देती है। हाँ, और वो इंसान उस उम्मीद में वो प्रसाद खा लेता है, लेकिन उसके बाद बस हमेशा के लिए अंधेरा छा जाता है। ये किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि खौफनाक हकीकत है। बाप रे, सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना? आज के इस गहन चर्चा में, यानी हमारी इस डीप डाइव में, हम भारत की एक ऐसी सीरियल किलर के दिमाग को समझने की कोशिश करेंगे जिसने खूंखार अपराधी की हमारी पूरी सोच को ही पलट कर रख दिया। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं केडी केम्पम्मा की, जिसे बाद में पूरी दुनिया ने साइनाइड मल्लिका के नाम से जाना। सही कहा आपने। और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ एक क्राइम स्टोरी सुनाना नहीं है। हम उन नोट्स और स्क्रिप्ट्स का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं जो एक शो मिडनाइट लाइफ स्टोरीज के लिए तैयार किए गए थे। हाँ, ताकि हम समझ सकें कि कैसे एक आम इंसान लोगों की आस्था और उनकी गहरी भावनात्मक कमजोरियों को अपना सबसे घातक हथियार बना लेता है। तो चलिए पहले इस बात को थोड़ा खोल कर समझते हैं, क्योंकि ये मामला भारतीय अपराध इतिहास का एक ऐसा अंधा मोड़ है जिसकी शायद ही किसी ने कभी कल्पना की थी। देखिए, अक्सर हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हम मानते हैं कि जो इंसान अंदर से खतरनाक है, वो बाहर से भी वैसा ही डरावना दिखना चाहिए। बिल्कुल, एक तरह का मनोवैज्ञानिक बचाव है ना? एकदम सही। हमारा दिमाग चीजों को खांचों में बांट देता है ताकि हम खतरे को दूर से ही देखकर भाग सकें। लेकिन केडी केम्पम्मा के मामले में खतरा किसी अंधेरे साये में छिपा हुआ राक्षस नहीं था। हाँ, वो तो दिन के उजाले में आती थी, माथे पर कुमकुम लगाए, हाथ में पूजा की थाली लिए, एकदम एक मददगार आंटी के रूप में। वही तो, उसका चेहरा इतना हानि रहित और आम था कि किसी के दिमाग में खतरे की घंटी बजती ही नहीं थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये केडी केम्पम्मा थी कौन, और एक आम जिंदगी से इस खौफनाक रास्ते तक वो कैसे पहुंची? अगर हम उसके बैकग्राउंड को देखें तो कर्नाटक की रहने वाली ये महिला शुरुआत में कोई पेशेवर अपराधी नहीं थी। अच्छा, तो फिर शुरुआत कहाँ से हुई? उसका जन्म लगभग 1965 के आसपास हुआ था और वो एक बिल्कुल आम गृहिणी थी। उसकी शादी हुई, बच्चे हुए, सब कुछ सामान्य चल रहा था। तो फिर जिंदगी में उथल पुथल कब मची? वो तब हुआ जब उसने एक चिट फंड का काम शुरू किया और उस काम में उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। ओहो, मतलब कर्ज का दलदल। बिल्कुल। कर्ज इतना बढ़ गया कि लेनदार रोज घर पर आने लगे। काफी हंगामा होता था और इसी सामाजिक दबाव और बेइज्जती के चलते उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। वो दर दर भटकने लगी। लेकिन यहाँ एक बात है जो सच में मुझे परेशान करती है, मतलब वो गले नहीं उतरती। क्या बात? देखिए, आर्थिक तंगी या सामाजिक तिरस्कार का सामना तो दुनिया में लाखों करोड़ों लोग करते हैं। जी बिल्कुल। गरीबी या समाज का ताना किसी को रातों रात एक ऐसा सीरियल किलर कैसे बना सकता है जो लोगों की जान लेने लगे? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। मेरा मतलब है, जीवन के संघर्ष से लेकर सिलसिलेवार हत्याओं तक का ये जो सफर है ना, वो एक बहुत लंबी छलांग है। मुझे तो उसका ये आम गृहिणी का रूप एक कैमोफ्लेज या छलावरण जैसा लगता है। छलावरण वाली ये तुलना बहुत ही सटीक है, क्योंकि मानव समाज में अदृश्य होने का सबसे बेहतरीन तरीका है एक अधेड़ उम्र की औरत होना। ये सच में बहुत गहरी बात कही आपने। देखिए, हमारी सामाजिक संरचना में एक साड़ी पहनी हुई थोड़ी परेशान सी दिखने वाली औरत को कभी भी एक खतरे के रूप में नहीं देखा जाता। उसे समाज एक माँ, पत्नी या किसी की बेचारी बहन के रूप में ही देखता है। और उस बेचारी छवि का उसने पूरा फायदा उठाया। लेकिन वो जो गरीबी से हत्यारे बनने की छलांग वाली बात थी, उसका क्या? हाँ, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ गरीबी किसी को सीरियल किलर नहीं बनाती। क्रिमिनल साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम डार्क ट्रायोड कहते हैं। डार्क ट्रायोड मतलब छिपी हुई आपराधिक प्रवृत्तियां? बिल्कुल। केम्पम्मा के अंदर शायद एक साइकोपैथिक प्रवृत्ति पहले से ही मौजूद थी, मतलब दूसरों की तकलीफ से कोई फर्क ना पड़ना और अपनी जरूरत के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना। अच्छा, तो जब उसे घर से निकाला गया और वो सड़क पर आ गई, तो वो दबाव एक ट्रिगर बन गया। एकदम सही।
ज्यादातर लोग ऐसे हालात में हार मान लेते हैं या मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन उसके दिमाग ने सर्वाइवल यानी जिंदा रहने के लिए शिकार करने का रास्ता चुना। बाप रे, उसने अपनी उस हानि रहित छवि को जानबूझकर अपनी सबसे बड़ी ढाल बना ली। यह सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हाँ, एक इंसान समाज की उस धारणा को ही हथियार बना ले जिसे हम सम्मान और सहानुभूति से जोड़कर देखते हैं। तो वो एक आम चेहरे के पीछे छिप गई। लेकिन उस छलावरण का इस्तेमाल उसने एक हथियार की तरह कैसे किया, उसका काम करने का तरीका क्या था? यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो सबसे ज्यादा डरावना है। क्योंकि उसने अपना शिकार खोजने के लिए जो जगह चुनी वो कोई सुनसान सड़क नहीं थी। हाँ, स्रोत बताते हैं कि वो जगह थी मंदिर। बिल्कुल, वो बेंगलोर और उसके आसपास के मंदिरों में घंटों बैठी रहती थी और उसकी नजरें लगातार लोगों को स्कैन कर रही होती थी। वो किन लोगों को निशाना बनाती थी? खासकर उन महिलाओं को जो परेशान दिख रही हों, जो रो रही हों या जो भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर किसी गहरी मन्नत में डूबी हों। और फिर वो उनके पास जाती थी। हाँ, एक हमदर्द की तरह। वो उनके कंधे पर हाथ रखती, बड़े प्यार से उनसे उनकी परेशानियां पूछती। और जाहिर है वो महिलाएं अपने दुख साझा कर लेती होंगी। कोई घरेलू हिंसा की शिकार होती, किसी को औलाद नहीं हो रही होती, तो कोई कर्ज में डूबी होती। सही कहा। और फिर केम्पम्मा उन्हें विश्वास दिलाती कि उनके ऊपर कोई भारी दोष है और उन्हें एक खास मंडल पूजा का झांसा देती। और यहाँ पर वो अपनी सबसे बड़ी चाल चलती थी, है ना? वो उन महिलाओं से कहती कि इस पूजा के लिए उन्हें अपनी सबसे अच्छी सिल्क की साड़ी और अपने सारे सोने के गहने पहन के आने होंगे। हाँ, वो कहती थी कि तभी भगवान खुश होंगे और उनका दोष कटेगा। और फिर पूजा के दौरान वो उन्हें एक प्रसाद देती थी जिसमें साइनाइड मिला होता था। बिल्कुल, जैसे ही वो महिला बेहोश होती या तड़प कर दम तोड़ देती, वो इत्मीनान से उसके सारे गहने उतारती और वहां से गायब हो जाती। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है और थोड़ी अविश्वसनीय भी लगती है मुझे। वो कैसे? देखिए, बचपन से हम सबको सिखाया जाता है कि अजनबियों से कुछ लेकर नहीं खाना चाहिए। तो कोई इंसान चाहे वो कितना भी परेशान क्यों न हो, किसी अनजान महिला का दिया हुआ कुछ भी कैसे खा सकता है? अगर हम इस पूरे मामले को एक बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें ना, तो हमें उस स्पेस यानी उस जगह की अहमियत को समझना होगा। अच्छा, मतलब मंदिर का माहौल। बिल्कुल। वे पीड़ित महिलाएं केडी केम्पम्मा नाम की किसी अनजान औरत पर भरोसा नहीं कर रही थीं। वे उस पवित्र स्थान पर भरोसा कर रही थीं। मतलब भगवान के घर में कोई आपके साथ धोखा नहीं करेगा, ये सोचकर। सही कहा। जब आप किसी धार्मिक स्थान पर होते हैं तो आपके दिमाग का वो हिस्सा जो शक करता है, जो खतरे को भांपता है, वो बिल्कुल शांत हो जाता है। और शायद तनाव भी एक बड़ा कारण होता होगा। बहुत बड़ा कारण। जब कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से गहरे संकट में होता है तो उसकी तार्किक सोच, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग धुंधली पड़ जाती है। केम्पम्मा ने इसी मनोवैज्ञानिक कमजोरी को पकड़ा। हाँ, और ऊपर से वो जहर को प्रसाद कहकर दे रही थी। प्रसाद एक ऐसा शब्द है जिसके साथ हमारे समाज में बहुत गहरी पवित्रता जुड़ी है। बिल्कुल, हमारे यहाँ प्रसाद को मना करना लगभग पाप माना जाता है। उसने अजनबी होने की उस दीवार को साझा आस्था के हथौड़े से तोड़ दिया था। क्या भयानक तरीका है। उसने सिर्फ जहर नहीं दिया, बल्कि उस जहर को उम्मीद के आवरण में लपेट कर परोसा। एकदम सही शब्दों में बयान किया आपने। उसने इंसानियत की सबसे खूबसूरत चीज, सहानुभूति और उम्मीद पर सीधा वार किया। जब इंसान चारों तरफ से घिर जाता है तो वो डूबते को तिनके का सहारा ढूंढता है, और वो खुद को उसी तिनके के रूप में पेश कर रही थी। हाँ, लेकिन इस सब में एक और पहलू है जो बहुत चौंकाता है। ये कोई 1 या 2 हत्याओं का मामला नहीं था। बाप रे, हाँ। स्रोत बताते हैं कि 1999 से लेकर 2007 के बीच लगभग 8 सालों तक ये खौफनाक सिलसिला चलता रहा। 8 साल? और कई महिलाएं मृत पाई गईं। हर मामले में हत्या का तरीका बिल्कुल एक जैसा था। हाँ, मतलब साइनाइड से मौत, शरीर पे कोई संघर्ष के निशान नहीं और शरीर से सारे गहने गायब। लेकिन फिर भी पुलिस इतने सालों तक इन अलग अलग मामलों का आपस में जोड़ ही नहीं पाई। वही तो, वो सिस्टम की नजरों के ठीक सामने से शिकार कर रही थी और बचकर निकल रही थी। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? क्या मतलब? मतलब जब पैटर्न इतना साफ था तो पुलिस उसे क्यों नहीं पकड़ पाई? क्या हमारा पूरा इन्वेस्टिगेशन सिस्टम सिर्फ इसलिए धोखा खा गया क्योंकि वो एक महिला सीरियल किलर की तलाश ही नहीं कर रहे थे? यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि ये मामला एक ऑर्गेनाइज्ड सीरियल ऑफेंडर यानी एक बेहद संगठित और शातिर अपराधी का क्लासिक उदाहरण है। ऑर्गेनाइज्ड सीरियल ऑफेंडर मतलब वो जो बहुत प्लानिंग से काम करते हैं। बिल्कुल। क्रिमिनल साइकोलॉजी में अपराधियों को अक्सर ऑर्गेनाइज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड श्रेणियों में बांटा जाता है। अच्छा।
तो डिसऑर्गेनाइज्ड वो होते होंगे जो गुस्से में या अचानक अपराध करते हैं। हाँ, वहाँ खून खराबा होता है, सबूत छूट जाते हैं, अपराधी घबरा जाता है। लेकिन केम्पम्मा पूरी तरह से संगठित थी। उसने 3 चीजों पर महारत हासिल कर ली थी। वो 3 चीजें क्या थी? पहला था टारगेट का चुनाव। वो जानबूझकर ऐसी महिलाओं को चुनती थी जो पहले से ही कमजोर थीं। और दूसरा? दूसरा, हथियार का चुनाव। साइनाइड बहुत तेजी से काम करता है और ये अक्सर सुनारों की दुकानों में गहने साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओह, तो गहनों की चोरी करने वाली केम्पम्मा अच्छी तरह जानती थी कि इसे कहां से और कैसे हासिल करना है। बिल्कुल, साइनाइड कोई शोर नहीं करता और खून नहीं बहाता। और तीसरा था जगह का चुनाव। वो तो मंदिर के बाहर मिलती थी ना, तो हत्या कहाँ करती थी? वो अक्सर पूजा के बहाने महिलाओं को मंदिर के पास किसी सस्ते लॉज में ले जाती थी। अच्छा, मतलब पब्लिक प्लेस में नहीं। हाँ, और वहां वो फर्जी नाम से कमरा बुक करती थी। जब पुलिस को लाश मिलती तो न तो महिला की पहचान हो पाती क्योंकि उसके पास कोई आईडी नहीं होती थी और न ही केम्पम्मा का कोई सुराग मिलता था। बहुत ही शातिर दिमाग। और जहां तक सिस्टम के धोखा खाने की बात है, हमारी सामाजिक सोच भी इसमें एक बाधा थी, है ना? आपकी बात बिल्कुल निशाने पर है। पुलिस का पूरा प्रोफाइलिंग सिस्टम ही एक स्टीरियोटाइप पर चलता है। मतलब पुलिस अवचेतन रूप से किसी क्रूर हिंसक पुरुष की तलाश कर रही होती है। हाँ, कोई इस बात की कल्पना भी नहीं कर रहा था कि एक साड़ी पहने मध्यम वर्ग की आंटी इतनी सफाई से एक के बाद एक हत्याएं कर सकती है। सच में, ये जो ब्लाइंड स्पॉट या अदृश्य दायरा था, उसी ने उसे इतने सालों तक बचाए रखा। और इसके अलावा वो अलग अलग पुलिस थानों के क्षेत्रों में अपराध करती थी, जिससे उन फाइलों का आपस में जुड़ना और भी मुश्किल हो गया। ये सच में व्यवस्था की एक बहुत बड़ी नाकामी लगती है। पुलिस रात के अंधेरे में किसी खूंखार आदमी को ढूंढ रही होगी और हत्यारा दिन के उजाले में उनके बगल से प्रसाद की थाली लेकर गुजर रही थी। बिल्कुल, लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी चाहे कितना भी चतुर क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो कोई ऐसी गलती जरूर करता है जो उसके अंत का कारण बनती है। हाँ, और 8 साल तक आतंक मचाने के बाद आखिर वो सिस्टम की नजर में आ ही गई। तो जब हम इस कहानी के अंतिम पड़ाव यानी उसकी गिरफ्तारी की तरफ बढ़ते हैं तो पता चलता है कि 2007 के आसपास पुलिस ने आखिरकार इस बिखरे हुए पजल को जोड़ना शुरू किया। वो कैसे हुआ? अचानक से एक ही इलाके के कई थानों में महिलाओं के गायब होने की शिकायतें बढ़ने लगी और जब पुलिस ने गहराई से जांच की तो एक पैटर्न उभर कर आया। वही पैटर्न कि वे सभी महिलाएं अपनी व्यक्तिगत परेशानी से जूझ रही थीं और हाल ही में किसी मंदिर में देखी गई थीं। हाँ, और सबसे बड़ी बात, गायब होने वाले दिन वे अपने सबसे अच्छे कपड़े और सारे गहने पहनकर निकली थी। तो इस जांच का टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट तब आया जब पुलिस ने मॉडर्न तकनीक और पुरानी जमीनी पुलिसिंग का मिलाजुला इस्तेमाल किया। अच्छा, मतलब फोन रिकॉर्ड्स वगैरह? बिल्कुल। जब पुलिस ने गायब हुई महिलाओं के मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए तो उन्हें एक नंबर ऐसा मिला जो कई पीड़ितों के फोन रिकॉर्ड में कॉमन था। ओह, ये तो बहुत बड़ा सुराग था। हाँ, बहुत बड़ी कामयाबी थी। और इसके साथ ही एक और कड़ी जुड़ी। वो जो गहने चुराती थी वो उन्हें अपने पास नहीं रखती थी। तो वो उनका क्या करती थी? तुरंत बेच देती होगी? हाँ, वो उन्हें तुरंत स्थानीय सुनारों या गिरवी रखने वालों के पास बेच देती थी, जिन्हें हम पॉन ब्रोकर्स कहते हैं। तो पुलिस ने उन दुकानों पर पूछताछ की होगी? बिल्कुल, और वहां उन्हें एक महिला के बारे में पता चला जो अक्सर वहां गहने बेचने आती थी। बस फिर क्या था, कड़ियां जुड़ती गईं। मतलब कॉल रिकॉर्ड्स की लोकेशन, लॉज के रजिस्टर में की गई फर्जी एंट्रीज की हैंडराइटिंग और गहने बेचने वाली महिला का हुलिया सब मैच हो गया। एकदम सही। अंततः पुलिस ने एक जाल बिछाया और 2007 के अंत में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और पूछताछ के दौरान जो कुछ सामने आया ना, वो किसी भी इंसान की रूह कंपाने के लिए काफी था। हाँ, क्योंकि आमतौर पर जब अपराधी पकड़े जाते हैं तो वे टूट जाते हैं, रोते हैं या अपनी सफाई पेश करते हैं। लेकिन स्रोत बताते हैं कि जब उससे पूछताछ हुई तो उसके चेहरे पर जरा सा भी पछतावा नहीं था। बिल्कुल नहीं। उसने बहुत ही ठंडे दिमाग से एकदम बेपरवाह होकर अपनी हत्याओं को कबूल कर लिया, जैसे वो कोई बहुत आम सी बात बता रही हो। बाप रे, पुलिस को उसके पास से साइनाइड और कुछ पीड़ितों के गहने भी बरामद हुए हैं ना? हाँ, और फोरेंसिक जांच में साइनाइड की पुष्टि भी हो गई। ये भारत के इतिहास में एक महिला सीरियल किलर के पकड़े जाने का बेहद दुर्लभ और खौफनाक मामला है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरे कहानी से गुजरने के बाद जो बात मुझे सबसे ज्यादा चुभती है वो ये है कि उसने उन चीजों को अपना हथियार बनाया जो हमें इंसान बनाती हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं।
किसी का दुख सुनना, उसे सांत्वना देना, उस पर विश्वास करना, ये सब बहुत ही पवित्र भावनाएं हैं। हाँ, और उसने इन्हीं भावनाओं को एक गंदे और जानलेवा जाल में बदल दिया। और यही बात एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, सिर्फ अपराध की दुनिया के लिए नहीं, बल्कि हमारे आज के समाज के लिए भी। तो इस पूरे मामले से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली और अहम बात, आस्था और अंधभक्ति के बीच का फर्क समझना। आस्था हमें शांति देती है, लेकिन अंधभक्ति हमारी सोचने समझने की ताकत छीन लेती है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम भावनात्मक रूप से सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं, तब हमारा दिमाग शॉर्टकट ढूंढने लगता है। हमें लगता है कि कोई जादू हो जाए और हमारी परेशानी बस खत्म हो जाए। हाँ, और अपराधी हमेशा उन दरवाजों की तलाश में रहते हैं जो अंदर से खुले हों। हमारी भावनात्मक कमजोरी वो दरवाजा है जो हम खुद उनके लिए खोल देते हैं। और आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर इंसान कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर रहा है, तनाव से गुजर रहा है, ये खतरा और भी बड़ा हो गया है। तो हमें क्या करना चाहिए? कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत जल्दी आपकी सारी परेशानियां सुलझाने का दावा करे, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वहां हमारे क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच का अलार्म तुरंत बजना चाहिए। बहुत खूब। भावनाएं हमारे इंसान होने का सबूत है, लेकिन वो तर्क ही है जो हमें जिंदा रखता है। एकदम सही बात। तर्क और भावना का ये संतुलन ही वो ढाल है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अगर हम उस मुख्य विचार पर वापस आएं जहां से हमने शुरुआत की थी, तो वो बात पूरी तरह सच साबित होती है। कौन सी बात? यही कि हर अपराधी डरावना दिखे ये बिल्कुल जरूरी नहीं। कभी कभी वो बिल्कुल सामान्य दिखते हैं, और शायद यही उनका सबसे खतरनाक पहलू है। बिल्कुल। साइनाइड मल्लिका की कहानी ने हमें ये दिखा दिया कि बुराई के कोई सींग नहीं होते। वो काले कपड़ों में छुपकर रात के अंधेरे में नहीं आती। हाँ, बुराई बहुत ही आम, बहुत परिचित और कभी-कभी एक हमदर्द चेहरे के पीछे छिपकर आपके बिल्कुल सामने खड़ी हो सकती है। और यही कारण है कि हमें अपने नजरिए को लगातार चुनौती देते रहना चाहिए। समाज के रूप में हम अक्सर अपनी मान्यताओं के इतने गुलाम हो जाते हैं कि आंखों के सामने मौजूद सच्चाई भी हमें दिखाई नहीं देती। सही बात है। एक साधारण सी गृहिणी, एक पवित्र मंदिर और एक धार्मिक पूजा, इन तीनों चीजों ने मिलकर एक ऐसा माया जाल बुना जिसे भेदने में हमारे सिस्टम को सालों लग गए। ये मामला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने आसपास की दुनिया को सिर्फ अपनी पुरानी रूढ़ियों के चश्मे से न देखें। हमें चीजों को, इंसानों को गहराई से जांचने की आदत डालनी होगी। बिल्कुल। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज या कोई इंसान सुरक्षित दिखता है, जरूरी नहीं कि वो असल में सुरक्षित हो। एकदम सही। और इस पूरी डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार सामने आता है जो शायद हमें लंबे समय तक खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करेगा। वो क्या? देखिए, जब हम अपनी जिंदगी के सबसे अंधकारमय दौर से गुजर रहे होते हैं, जब हम पूरी तरह से टूट चुके होते हैं और अचानक कोई अजनबी हमारे आंसू पोंछने के लिए अपना कंधा आगे बढ़ाता है, तो क्या हम सच में उस अजनबी इंसान पर भरोसा कर रहे होते हैं? बहुत गहरा सवाल है। या फिर हम सिर्फ उस उम्मीद पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं जिसकी हमें उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है? शायद हम उस इंसान को नहीं, बल्कि अपने उस विश्वास को गले लगा रहे होते हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा। और हमारी असली चुनौती ये नहीं है कि हम दुनिया पर विश्वास करना छोड़ दें या हर इंसान को शक की नजर से देखने लगें। तो फिर असली चुनौती क्या है? असली चुनौती ये है कि हम एक ऐसे समाज में जहां आस्था, विश्वास और सहानुभूति बहुत मायने रखती है, वहां अपनी सुरक्षा के लिए एक स्वस्थ संदेह, एक हेल्दी स्केप्टिसिज्म की दीवार कैसे खड़ी करें। बिल्कुल। हम ये कैसे तय करें कि हमारी उम्मीद ही कहीं हमारी जान की दुश्मन न बन जाए। इसी विचार के साथ हम आज के इस विषय को यहीं विराम देते हैं। कुछ कहानियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनके पीछे छिपे सवाल हमेशा जिंदा रहते हैं।